गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, हम लोग देख रहे हैं क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। आज आपकी यूनिट 7 है। बच्चों, यूनिट 7 जो चैप्टर है वो है कॉन्ट्रैक्टरशिप। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टरशिप ठेकेदारी से रिलेटेड इस चैप्टर में है बच्चों। तो ये बहुत ही छोटा है, ये जो यूनिट है ये बहुत छोटा है। और यहाँ पे आप लोग बार बार न्यू चैप्टर देख रहे होंगे। न्यू चैप्टर का मतलब ये है कि जो पहले एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग वैल्यूएशन के नाम से था, तो उसमें जो अगला जो चैप्टर होगा, ठीक है बच्चों, वो और ये चैप्टर मिक्स था। तो इसने क्या किया, वहाँ से कुछ जो है चीज़ें हटा के अलग से बना दिया। तो इसलिए यहाँ पे मैंने न्यू करके लिख दिया था। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो कॉन्ट्रैक्टरशिप में बच्चों आपसे ऑब्जेक्टिव पे जो क्वेश्चन बन सकता है उसको हम ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम आप जान लेते हैं कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, ठेका क्या होता है। बच्चों, आपको पता है कि सिविल इंजीनियरिंग में कोई भी जो है प्रोजेक्ट कार्य शुरू जो कराते हैं, वो बच्चों जो कंपनी है या फिर जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, वो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कि PWD विभाग है। अब वो रोड का कार्य अगर करा रहा है तो वो ठेका निकाल देगा, कॉन्ट्रैक्ट निकाल देगा। और वो कॉन्ट्रैक्ट बड़ी बड़ी कंपनियां L&T, ठीक है, या एनीथिंग, कोई भी कंपनी हो सकती है, या फिर कोई बहुत बड़ा ठेकेदार व्यक्ति विशेष भी हो सकता है। तो इन दोनों पक्षों में मतलब जो मालिक है, मालिक यहाँ पे क्या हो जाएगी, PWD। और जो कॉन्ट्रैक्टर के हो गई, कॉन्ट्रैक्टर में से मैंने कहा जैसे L&T काम करा रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टर हो गए। और जो ओनर है, मालिक है, वो कौन सा होगा, PWD। ठीक है, ऐसे ही जो है कार्य जब कराया जाता है तो मतलब दो पक्षों में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब जो एक मालिक जो काम कराना चाहता है और जो दूसरा जो कॉन्ट्रैक्टर वो काम करा रहा है। तो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर एक कोई बहुत बड़ा ठेकेदार हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, अथवा फर्म हो सकती है, संस्था हो सकती है, एजेंसी हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों, आप जैसे आपको DLF हो गया, L&T हो गई, ठीक है, और सुपरटेक हो गई, ढेर सारी कंपनियां सिविल कंस्ट्रक्शन की हैं। तो इनके मध्य मतलब कि जो टेंडर निकाला है, ठीक है, जो वर्क काम कराना है, जैसे काम मैंने बताया जैसे PWD करा रहा है, ब्रिज विभाग काम करा रहा है, ब्रिज विभाग अगर काम करा रहा है, या फिर वो हो सकता है हाउसिंग विभाग, आवास विकास नगर निगम करा रहा है, कोई भी जो है काम जो है निकाल रहा है, करा रहा है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इन्हीं दो पक्षों के मध्य एक ऐसा लिखित इकरारनामा जिनके द्वारा हम क्या है कि दोनों पक्ष आपस में सहमति के साथ हस्ताक्षर करेंगे और जो है एक पक्ष कार्य करेगा और दूसरा जो है उसका क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो ये जो है सहमति हस्ताक्षर ही कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है, अब बच्चों कॉन्ट्रैक्ट से ही कॉन्ट्रैक्टर बना है। अभी मैंने आपको कॉन्ट्रैक्टर का परिभाषा, अभी मैंने उदाहरण के लिए जैसे आपको बताया था, बड़ी बड़ी फर्म, संस्था, कंपनी जैसे L&T, DLF, सुपरटेक, अन्य भी कई कंपनियां हो सकती हैं। मतलब एक व्यक्ति हो सकता है, फर्म, पार्टी हो सकती है, जो समझौते के अंतर्गत निर्माण कार्य अथवा सामान की आपूर्ति, ढुलाई आदि करता है, वो उसे क्या बोला जाता है, ठेकेदार बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्टर बोला जाता है। ठीक है बच्चों, अब जो है जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जो है जो कंपनी है, जो विभाग है, उसके नियमानुसार जो है वो निश्चित समय अवधि में स्पेसिफिक क्वालिटी के साथ जो है उस कार्य को अंजाम देगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आ रहा है, निविदा टेंडर। तो टेंडर मतलब कि क्या है, निविदा। जैसे आप लोग देखते होंगे पेपर में इश्तिहार निकाला जाता है कि जैसे मान लीजिए PWD विभाग है, रोड बनवाना है, तो रोड बनाने के लिए पहले क्या निकाले, पेपर अखबारों में जो है वो नोटिस छप जाएगी टेंडर निकालने के लिए।
जो भी इच्छुक ठेकेदार होंगे, ठीक है, जो उसके नियमों को पीडब्ल्यूडी के विभाग के नियमों शर्तों को पालन करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे, तो उस टेंडर को फॉर्म को भरेंगे। फिर वो जो है विभाग जो है इसको टेंडर पास करना है और जो ठेकेदार होगा उसका पूरा रिकॉर्ड देखा जाएगा और उस ठेकेदार को जो है अगर जो कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग दिया है वो निश्चित गुणवत्ता में, निश्चित समय में, कम खर्च में जो काम करा लेगा उसी को टेंडर दिया जाता है। ठीक है व्यक्ति, तो यही चीज़ यहाँ पे आपको नोट्स में लिखा गया होगा। यह किसी व्यक्ति अथवा पार्टी द्वारा लिखित रूप में पेश किया गया प्रस्ताव है जिससे वह व्यक्ति पार्टी किसी सामान सप्लाई निर्माण कार्य निश्चित दरों निर्धारित अवधि में पूर्ण करने का इकरार करती है। ठीक है, निविदा दाता हार्दिक इच्छा से कार्य करने को तैयार होता है, इसके लिए वह अपनी निविदा के साथ कोई धनराशि धरोहर के रूप में पेश करता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो है फिर वो क्या करता है, निविदा देने के लिए जो है सप्लाई करने विभाग से प्राप्त कर लेनी चाहिए। मतलब कि वो जो है वहाँ पे पास होगा। ठीक, मतलब कि जिस विभाग से करना होगा तो वहाँ पे जो है बोली लगती है तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग वो पास होता है। अब आप थोड़ा समझ लीजिए कि टेंडर और कोटेशन में अंतर क्या होता है, क्योंकि कभी कभी आप ये समझते हैं कि टेंडर जो होता है और कोटेशन एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आप सिविल इंजीनियर हैं, आपको टेंडर और कोटेशन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए बच्चों, टेंडर क्या होता है, थोड़ा ही अंतर है दोनों टेंडर और कोटेशन में। टेंडर के समय क्या होता है, धरोहर राशि अवश्य ली जाती है या होनी चाहिए, जो जमा की जाती है, जबकि कोटेशन के साथ कोई धनराशि धरोहर राशि नहीं ली जाती है। कोटेशन क्या होता है, वो सादे कागज में भी मान्य होता है, लेकिन टेंडर में क्या होता है, पैसा जो धरोहर राशि है वो जमा करना होता है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में कि टेंडर में किसमें जो है ऑप्शन दे देगा, किसमें धरोहर राशि जमा करनी होती है, टेंडर में, कोटेशन में या दोनों में अथवा किसी में नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जो जमा करना होगा धरोहर धनराशि वो किस में जमा करना होगा, टेंडर में। कोटेशन में कोई धरोहर धनराशि जमा नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके बच्चों की आपसे पूछ सकता है किसमें, आपसे कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको इस पर फोकस करना है कि अर्नेस्ट मनी जो है या बयाना, अर्नेस्ट मनी को हम क्या कहते हैं, धरोहर धनराशि या बयाना कहते हैं। तो निविदा के साथ बयाने के रूप में कुछ धन जमा करना होता है ताकि निविदा दाता अपने इकरार के प्रति सत्यता निभाए। मतलब जो भी कार्य जो उसने किया है पैसा जमा कर देगा ठेकेदार, ताकि ये है कि हाँ भाई वो जो है ठेकेदार काम करेगा ही करेगा। जैसे बच्चों होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए कि किसी की शादी है, तो शादी में हम क्या करते हैं, तो सबको पहले क्या करते हैं, गाड़ी को बुक करते हैं। ठीक है, डीजे को बुक करते हैं और पटाखे वालों को बुक करते हैं, ढेर सारे चीज़ों को जो है कि जैसे शादी में जिसकी भी ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, पहले जैसे गाड़ी दूल्हे की गाड़ी है तो उसको हमें क्या करना होता है, उसको उस मालिक को, उस गाड़ी मालिक को हमें क्या करना पड़ता है कि भाई हाँ इतने तारीख को जो है शादी है, ठीक है, तो आपको इतने तारीख को आना है। तो हम जब जाते हैं बात करने तो हम वहाँ पे कुछ पैसा उसको जो है जमा कर देते हैं। तो जब पैसा हम जमा कर देते हैं तो इसको मतलब वो पैसा जमा हो जाता है, तो ये फिक्स हो जाता है कि हाँ भाई कि जो है वो उस तारीख को, डेट को जो है आपको अब आना ही आना है, उसका कर्तव्य बन जाता है। वो प्रतिबद्ध हो जाता है कि हमने पैसा ले रखा है, बयाना ले रखा है, तो उसको उस टाइम में आपको आना ही आना होता है। फिर वो दूसरे से किसी से की शादी में वो जो है या फिर किसी उस डेट को जो है किसी अन्य जगह भाड़ा नहीं उठाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अर्नेस्ट मनी होता है कि जो धरोहर राशि है या बयाना है, निविदा के साथ बयाना के रूप में कुछ जमा करना होता है ताकि निविदा अपने इकरार के प्रति सत्यता निभाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जरूरी ध्यान देना ये है बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में 100% क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से। अर्नेस्ट मनी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कितना लिया जाता है ध्यान रखिएगा, 2% जमा करना होता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी टेंडर में जो धरोहर धनराशि जमा की जाती है वो कितना लिया जाता है, 2% लिया जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब जो है नेक्स्ट
आप देख लीजिए, जो इसमें मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी आप PDF सभी लोग पढ़ लेंगे कि जो पूछी जाती हैं ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। एक चीज़ अब नेक्स्ट है सिक्योरिटी डिपॉजिट बच्चों, प्रतिभूति धनराशि जमानती राशि। तो इसमें क्या होता है, जिस ठेकेदार को बच्चों निविदा स्वीकार कर ली जाती है, मतलब टेंडर खुला, ठीक है, विभाग ने अब उसमें ढेर सारे जो है टेंडर की जो है कि प्राप्ति हुई अखबारों के द्वारा, तो सब लोगों ने, जितने भी बड़े बड़े ठेकेदार या फिर बड़ी बड़ी फर्म कंपनी जो है वहाँ पे अपना भेजेगी। अब उसमें से एक जो है कि PWD विभाग या जो भी विभाग होगा वो टेंडर खोलेगा। तो उस दिन सभी लोग जो भी फार्म अप्लाई करे हैं ठेका लेने के लिए, वो सभी लोग उपस्थित होंगे और विभाग के जो इंजीनियर होंगे, जो अधिशासी अभियंता होंगे, जो टेंडर पास करता है, जो मेन इंजीनियर होगा, वो वहाँ पर उपस्थित होगा। फिर वहाँ पे बोली लगाई जाएगी और उसमें से किसी एक को जो सबसे कम बोली में, जो सबसे कम खर्च में, निश्चित गुणवत्ता में, उस टाइम पीरियड में काम करने के लिए तैयार हो जाएगा बच्चों, उसको जो है टेंडर पास हो जाता है। ठीक है, तो जब टेंडर पास हो जाएगा बच्चों, तो टेंडर पास होने पर क्या होगा कि ठेकेदार पहले 10% वहाँ पे पैसा जमा कर देगा। ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन आप पढ़िएगा, प्रतिभूति धनराशि निर्माण कार्य की लागत का 10% निर्धारित किया जाता है। मतलब जो भी जिसको जितने का ठेका है, जितने, मान लीजिए 10 करोड़ का ठेका है, 50 करोड़ का ठेका है, जितने का भी ठेका, उसका 10% उस ठेकेदार को जो है विभाग में जमा करना होगा। ठीक है, क्योंकि हम ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 10% हम ठेकेदार को क्या देते हैं, लाभांश देते हैं, लाभांश देते हैं। ठीक है, अब यही पैसा हम पहले जमा करा लेते हैं उससे, ताकि जो है अगर वो बीच में काम छोड़ के चला जाए तो हमारा जो है विभाग का नुकसान ना हो। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए 10% सिक्योरिटी पैसा जमा कराया जाता है। हाँ, ये 10% रिटर्न हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये 10% जो है रिटर्न हम कर देंगे या विभाग कर देगा। कहने मतलब वो जब काम पूरा हो जाएगा तो उसके जो काम पूरा होने के 6 महीने बाद, साल भर बाद, 1 वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद लगभग जो है फिर वो काम को हम क्या कर देते हैं, अब जो ठेकेदार ने पैसा जमा किया था सिक्योरिटी के रूप में, ठीक है, डिपॉजिट के रूप में, उसको हम वापस कर देते हैं। बात समझ में आ गई? तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आप नोट कर लीजिए, जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर में सिर्फ 2-3 टॉपिक से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये थ्योरी पोर्शन है, बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन जो है बनने लायक नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। तो जो चैप्टर में आपको जो भी क्वेश्चन बन सकता है उसी को मैं फोकस कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से। ठीक है, तो ये रहा आपका 10% की जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा हो जाएगी। मैंने अभी आपको बताया कि 6 महीने बाद अथवा 1 वर्ष बीत जाने के बाद ही जो है वो जो है पूरा होता है। ठीक है, पैसे वापस करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, निर्माण कार्य संपन्न कराने के लिए जो है विभाग द्वारा, इसके द्वारा काम कराया जा सकता है, ठेकेदार के द्वारा। अब ठेकेदार द्वारा देखिए, एक श्रमिक दर, मजदूरी दरों के, फिर पीस वर्क PWA, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, ये भी आपसे पीस वर्क एग्रीमेंट पूछ सकता है। PWA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीस वर्क एग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्टर से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसे बनेगा। ठीक है, अब देखिए ठेके द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट द्वारा कितने प्रकार का ठेका होता है, एक मुश्त ठेका, मद्दर ठेका, एक मुश्त एवं मद्दर ठेका। ठीक है, तो बच्चों देखिए, अब जो इसमें क्या होता है, जो अब आपका इसमें आपको जो पूछेगा, ये सिर्फ उसी को मैं फोकस कर रहा हूँ, PWA 21 मास्टर रोल, ये सब आपको PDF में पढ़ लीजिएगा। आपको मैंने बता भी दिया कि फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, और जो इसमें PWA अनुबंध कार्य विभाग के छोटे मोटे कार्य जैसे 10,000 रुपये तक जो है इसके अंतर्गत कराए जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब ये है एक मुश्त ठेका। ठीक है, एक मुश्त ठेका में क्या होता है, जो भी प्रस्तावित कार्य है उसको एक निर्धारित धनराशि में पूर्ण करने के लिए ठेका दिया जाता है, तो एक मुश्त ठेका हो जाता है। मद्दर ठेका बच्चों, मतलब जो भी काम कराना है उसमें जो है आइटम
के प्रत्येक मद के आइटम के भुगतान के हिसाब से कार्य के मदों को तथा प्रत्येक मद की भुगतान दर का ठेका किया जाता है। उसके अनुसार जो है एस्टीमेट बनाया जाता है, उसके अनुसार उसकी पैमाइश के अनुसार ही हम जो है ठेकेदार को पैमाइश करते हैं, पेमेंट करते हैं। ठीक है। एक मुश्त और मद दर ठेका, इसमें क्या है, यह एक मुश्त और मद दर दोनों प्रकार का ठेका मिला जुला है, मतलब निर्माण कार्य के एक मुश्त लागत के साथ साथ विभिन्न मदों की दरों का भी के हिसाब से जो है हम क्या करते हैं, ठेका करते हैं। ठीक है। इसमें मुख्य सुविधा क्या होता है कि विभिन्न मदों का स्वतंत्र परिवर्तन अथवा संशोधन किया जा सकता है, उनका भुगतान बंद किए अनुसूची के आधार पर दिया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों इसमें जो मैंने आपको बताया तो इससे ये क्वेश्चन बन सकता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, SR से आप क्या समझते हैं, ये फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो SR मतलब शेड्यूल रेट, शेड्यूल रेट। ठीक है। शेड्यूल रेट मतलब कि विभाग द्वारा जो है निर्धारित जो दरें हैं, ठीक है, वो चाहे मटेरियल का हो चाहे मैन पावर का हो। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें मैं आपको एक बार फिर फोकस कर दे रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है वो आपको यही क्वेश्चन बनेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ये PWA का फार्म 21 याद कर लीजिएगा, इसका फुल फार्म याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट ठेके द्वारा कितने प्रकार से दिया जाता है, 3 प्रकार से, एक ये ध्यान रखना है। और बच्चों आपको जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक ये ध्यान रखना है, और आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने बता दिया, और अर्नेस्ट मनी जरूर ध्यान रखना है 2%। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान रखिएगा। तो जो भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं वो लगभग मैंने आपको यहाँ से बता दिया। तो आप इसको सारे जितने भी हैं मैंने आपको PDF भेजा है, बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है। और इसमें आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि इसमें आप यही पहला याद कर लीजिएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना लिया जमा किया जाता है, 10%। ठीक है। अर्नेस्ट दूसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, नोट्स में आप अर्नेस्ट मनी कितना जमा करना होता है, 2%। ठीक है, 2% ध्यान रखिएगा। ये दोनों आपको ध्यान रखना है, यही क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से बनने की संभावना है। तो आप ज़रूर जो है इसको फोकस कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है। आई थिंक आप लोग अब जो है जितना भी मैंने आपको बताया, आपको इस यूनिट में लगभग सारी चीज़ें मैंने कवर कर दिया। अब नेक्स्ट यूनिट पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। ठीक है, क्योंकि लगभग सारी चीज़ें बता दिया जो आपसे पूछ सकता है। ठीक है।